Welcome to my YouTube channel. Today's topic is stricture of anal canal and rectum. So what is stricture? It is narrowing of lumen. If you see this diagram, it is anus and this is rectum. अगर इस दोनों में कहीं पे भी किसी भी वजह से लुमेन का जो है नैरो हो जाती है तो उसको कहते हैं एनल स्ट्रिक्चर या फिर रेक्टल स्ट्रिक्चर। सो आप देख सकते हैं अगर किसी भी रीज़न की वजह से एनस या फिर रेक्टम में स्ट्रिक्चर होता है तो स्पेस कम होगा। सो जनरली इसमें ऑब्वियसली यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होगा और ये कंटिन्यूअस होगा और कंटिन्यूअस कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पर स्टूल्स होता है वहाँ पर हमें पता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, री एब्जॉर्प्शन होता है। सो कंटिन्यूअस कॉन्स्टिपेशन की वजह से वहाँ पर जो स्टूल जो लार्ज इंटेस्टाइन पे बहुत दिनों के स्टोर्ड होंगी उसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब होने की वजह से वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी और जिसकी वजह से ब्लीडिंग, पेन, ये सब फीचर्स देखा जाएगा। और अगर रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे जो है स्ट्रिक्चर और टाइट रिंग, स्ट्रिक्चर जैसे कि टाइट रिंग मतलब स्ट्रिक्चर मतलब लुमेन नैरो हो जाएंगी और वो जनरली अगर एक हेल्दी इंसान का अगर पर रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, लेकिन एक स्ट्रिक्चर्ड एनस में वो बहुत ज़्यादा टाइट रिंग जैसा देखा जाएगा। सो आप इस डायग्राम पे भी देख सकते हैं कि इसमें जो है एनस ये नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पर एनस और रेक्टम के जो ये लुमेन है ये नॉर्मल कंडीशन में है जहाँ पर स्टूल नॉर्मल पास कर जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रिक्चर हो गया है जिसकी वजह से लुमेन का साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया है और यहाँ पर ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन होना बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे अभी रीजंस देते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रिक्चर। सबसे पहले स्पज्मोटिक मतलब ए सडन इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ मसल जो कि क्रॉनिक एनल फिशर, इसके बारे में हम लोग आगे दूसरे वीडियो में जानेंगे। जनरली जो एनल फिशर होता है वो एनल कैनल पे कोई टीयर जैसा हो जाता है या फिर क्रैक, तो उसको हम लोग एनल फिशर बोलते हैं। और जब ये लॉन्ग लास्टिंग होता है जैसे मोर देन 4 वीक्स तो इसको हम लोग क्रॉनिक एनल फिशर बोलते हैं। तो इसमें जब वो फिशर वो टीयर जो है एनस पे वो हील करता है तो फाइब्रोसिस होकर हील करता है और कोई भी चीज़ अगर फाइब्रोसिस करके हील करे तो वहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ पर साइज़ जो है लुमेन का छोटा पड़ जाएगा। सो या फिर आप देख सकते हैं हैबिट ऑफ टेकिंग पॉजिटिव्स मतलब लैक्सेटिव जैसे इजीली स्टूल जो मतलब रिलीज़ करता है बॉडी से। सो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस जब आप नॉर्मल तरीके से स्टूल रिलीज़ करें एवरीडे तो वहाँ पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से जो रेक्टम एंड एनल कैनल होता है उसका जो लुमेन होता है वो अपना शेप पे रहता है थोड़ा सा प्रेशर की वजह से। लेकिन अगर वहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म के लिए तो वो ऑब्वियसली थोड़ा अपना बॉडी का फिजियोलॉजी है ये कि थोड़ा सा वहाँ पर लुमेन धीरे धीरे से कंस्ट्रिक्ट होता रहेगा। नेक्स्ट इज़ कॉन्जेनाइटल मतलब बर्थ से ही स्ट्रिक्चर हो सकता है एनाटॉमिकल डिफेक्ट की वजह से। डिफरेंट कैंसरस कंडीशन में भी ये हो सकता है। या फिर सेनाइल, व्हाट इज़ सेनाइल कंडीशन? सेनाइल कंडीशन मतलब ओल्ड एज डिसऑर्डर। ओल्ड एज में वैसे ही जो है मसल्स वगैरह वीक होने लगता है तो तब स्ट्रिक्चर होना बहुत आम बात है। उसके बाद पोस्ट ऑप मीन्स आफ्टर ऑपरेशन, स्पेशली हेमोरॉइडेक्टमी। हेमोरॉइडेक्टमी है एक्चुअली टू रिमूव हेमोरॉइड्स मीन्स पाइल्स। तो पाइल्स रिमूव करने के लिए जो सर्जरी होता है उसको हेमोरॉइडेक्टमी बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, स्ट्रिक्चर एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हेमोरॉइडेक्टमी का, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई सर्जरी होता है कोई भी टाइप का सर्जरी, एक्चुअली आप अगर ध्यान दें तो जो स्ट्रिक्चर है वो कॉन्जेनाइटल हो सकता है फिर एक्वर्ड में जनरली सर्जिकल ही हो सकता है जनरली ये, या फिर फिस्टुला वगैरह से। तो उसमें से आप ड्यूरिंग हीलिंग फाइब्रोसिस होकर हील होता है तो साइज़ जो है लुमेन का छोटा पड़ जाता है। नेक्स्ट इज़ IBD, इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज़। जनरली इट इज़ ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसमें से मोस्ट कॉमन टाइप्स है क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। मतलब IBD जो है उसमें जनरली कॉमन फीचर्स है यहाँ पर डायरिया होता है, परसिस्टेंट डायरिया, उसके साथ एब्डोमिनल पेन, रेक्टल ब्लीडिंग, ब्लडी स्टूल्स। तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी ब्लीडिंग है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे आप देख सकते हैं, फिर क्रॉन्स डिजीज़। सो यहाँ पर ऑब्वियसली ब्लीडिंग है तो टीयर है मतलब हील होंगी, फाइब्रोसिस होंगी, सो कॉमन है स्ट्रिक्चर। नेक्स्ट इज़ इरेडिएशन। सो इरेडिएशन मतलब जनरली थेरापीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। सो थेरापीज़ में जो यूज़ करते हैं इरेडिएशन, सो उसमें से वस्कुलर डैमेज बहुत ज़्यादा होता है तो वो भी हीलिंग के टाइम स्कार फॉर्मेशन करेगा। सो पोस्ट रेडिएशन जो स्कार होता है वो स्ट्रिक्चर के थ्रू ही हील करता है। देन लिम्फोग्रैन्युलोमा इंगुइनल्स, ये एक टाइप के STD होता है जो फीमेल्स में होती है जनरली। इसमें जनरली पेनलेस रेड बम्प मतलब लीजन और अल्सर ये कह सकते हैं आप, वो जेनिटल्स में होता है जो कि हील होता है दो फाइब्रोसिस हो गए, फिर स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग ऑफ द स्पेस लुमेन, तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्चर होकर हील करता है। तो जनरली जो ये पैरारेक्टल लिम्फ नोड में स्टार्टिंग मतलब इनिशिएट होता है जो कि हम लोग का रेक्टम के साथ एकदम कनेक्टेड है, लेफ्ट एंड राइट साइड में प्रेजेंट होता है ये। नेक्स्ट इस क्लिनिकल फीचर, हम लोग थोड़ा देर पहले ही इसके बारे में बात किए थे।
जो प्रोग्रेसिव कंस्टिपेशन हो सकता है। सो या फिर जो है स्ट्रिप शेप्ड स्टूल विथ पेन एंड ब्लीडिंग, ऐसा स्टूल फॉर्म होगा बिकॉज कंस्टिपेटेड है पर्सन। उसके बाद लूमेन का साइज़ बहुत कम है तो इसका शेप ऐसा ही होता है। उसके बाद अगर हम पर एब्डोमेन चेक करें तो हमें मिलेगा लोडेड कोलन। लोडेड कोलन जहाँ पर फिसस जो है वहाँ पर फिल्ड होगा उस कोलन पे। उसके बाद हमें मिलेगा स्काइवेलस मास, मतलब हार्ड फिसेस पर एब्डोमेन चेक करने से हमें मिलेगा। और अगर हम लोग रेक्टल एग्जामिनेशन करें तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि हमें स्ट्रक्चर मिलेंगी टाइट रिंग जैसा, जो कि नॉर्मल जो रेक्टम होता है नॉर्मल हेल्दी इंसान का, तो वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, जहाँ यहाँ पर इलास्टिसिटी कम होगा और टाइट ज़्यादा होंगी। तो ये 4 हैं यहाँ पर क्लिनिकल फीचर स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टिगेशन। सो हम दोनों टाइप में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सबसे पहले बेरियम एनेमा एक्सरे और कोलोनोस्कोपी। सो व्हाट इज़ बेरियम एनेमा एक्सरे? तो उसमें सबसे पहले हम लोग एक स्मॉल ट्यूब लेते हैं, उसमें हम लोग एक लिक्विड फिल करके उसको इंजेक्ट करते हैं थ्रू रेक्टम। तो उसके बाद हम लोग उस लिक्विड के हेल्प से, मतलब एनेमा है ये एक टाइप के, उसके बाद हम लोग उसका एक्सरे निकालते हैं तो हमें अच्छे से जो जीआईटी है वो विजिबल हो जाता है। ये हेल्प करता है बेरियम, वो लिक्विड में हम लोग बेरियम यूज़ करते हैं तो इसको बेरियम एनेमा एक्सरे कहा जाता है। तो हम इससे बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर कहाँ पे कौन सा जगह पे है, कौन सी टिश्यूज़ एरियाज़ में है, एसेट्रा। नेक्स्ट इज़ कोलोनोस्कोपी। तो आप इस डायग्राम पे देख सकते हैं, ये एक मॉनिटर है, ये कोलोनोस्कोप है। हम इस कोलोनोस्कोप के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन इसको हम लोग पुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो ये कोलोनोस्कोप है इसकी जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर कैमरा लगा हुआ होता है, जिससे फ़ोटोज़ भी होती है और वीडियोज़ भी। सो ये मॉनिटर पे आ जाती है और हम लोग अच्छे से इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो दोनों इन्वेस्टिगेशन मेथड है, बेरियम एनेमा एक्सरे एंड कोलोनोस्कोपी। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले तो ट्रीट द कॉज। सो हमें पता है इसका कॉज क्या हो सकता है। ये प्राइमरी कंजेनाइटल कॉजेस हो सकती है, तो उसको या फिर एक्वायर्ड अगर हुआ तो हम लोग को फिशर हुआ तो उसको ट्रीट करना चाहिए। अगर पाइल्स हुआ तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हेमोरेजिक डक्ट में हुआ तो उसको ड्यूरिंग सर्जरी हमें ध्यान देनी चाहिए। वैसे हम लोग को ट्रीट द कॉज। नेक्स्ट इज़ बल्क परजेटिव्स एंड वेजिटेटिव डाइट। सो बल्क परजेटिव मीन्स बल्क फॉर्मिंग परजेटिव्स, मतलब मेडिसिन जो भी प्रेस्क्राइब किया जाएगा तो वो हमें लेना पड़ेगा। या फिर रेगुलर डायलिटेशन, ये एक अलग सी मेथड है। यहाँ पर एक एनल डायलेटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एनल ओपनिंग पे इंसर्ट करना पड़ता है। उसके बाद 30 सेकेंड उसको रखना पड़ेगा वहाँ पे एनल स्फिंक्टर को, एनल्स पे उसको इंसर्ट करने के बाद। उसके बाद मतलब टू स्ट्रेच दी टिश्यूज़, ये डेली करना पड़ेगा या फिर मल्टीपल टाइम्स ए डे। देन रिसेक्शन इन सीवियर एंड रिकरेंट कंडीशन। व्हाट इज़ रिसेक्शन? रिसेक्शन मीन्स कटिंग आउट टिश्यू और पार्ट ऑफ एन ऑर्गन। सो ये थ्रू सर्जरी होगा। एंड नेक्स्ट इज एनोप्लास्टी, मतलब एनल रिकन्स्ट्रक्शन। ये तो सर्जिकल मेथड है। जनरली एनोप्लास्टी किया जाता है एक तो जहाँ पे स्टेनोसिस हुआ है, जो जिस ऑरिफिस पे, मतलब स्टेनोसिस मतलब जो स्ट्रक्चर है, सो उसको एनलार्ज करने के लिए, या फिर जो रेक्टल ऑरिफिस है वो बहुत सारी डिजीजेस पे जो है मतलब लोकेशन उसका चेंज हो जाता है तो उसको रीलोकेट करने के लिए। सो ये सब में एनोप्लास्टी यूज़ होता है, ये दोनों रीज़न पे। तो एक तो स्टेनोटिक ऑरिफिस को एनलार्ज करने के लिए तो यहाँ पे एनोप्लास्टी यूज़ होता है। सो ये 5 टाइप की ट्रीटमेंट होंगी। ये लास्ट की दोनों सर्जिकल है और ये 3 नॉर्मल है, ठीक है, कंजर्वेटिव मेथड से। सो थैंक यू।